बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGD 211 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जो मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज का टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ है इंपोर्ट। क्या है इंपोर्ट? कहते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ दूसरे मुल्क से अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मंगवाते हैं तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। किसी भी मुल्क की तमाम जो आबादी की तमाम ज़रूरियात होती हैं वो उसी मुल्क की पैदावार से पूरी नहीं होती, तो इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें उसे बाहर वाले मुल्क से दूसरे मुल्कों से मंगवानी पड़ती है, तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। तो अब उसके बाद देखेंगे कि उसके फैक्टर कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंपोर्ट करते वक्त हमें जहन में रखने चाहिए हमारे मामलात को हैंडल करने के लिए। तो उसमें ये आएगा, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है, फिर मेथडोलॉजीज़ आएगी, फिर उसके बाद टेक्निकल प्रोसेस आएगा और फिर उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्ट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उल्ट होता है। तो इसमें ये होता है कि कोई भी आप प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद दूसरे मुल्कों को सेल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। जैसे पाकिस्तान कपास और गंदम काफ़ी मिकदार में पैदा कर रहा है और दूसरे मुल्कों को भी सेल करता है, तो उसको एक्सपोर्ट में आ जाएगा। और आयल हम दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हैं, तेल वगैरह, गैस वगैरह, तो उसको इंपोर्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ द एक्सपोर्ट क्या है। सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाती है। हाई प्रॉफिट होता है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। प्राइड होता है, फ़ख्र होता है कि एक मुल्क के लिए। और यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद गेट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड। ये MCQs के लिए सिर्फ आ जाता है कि एब्रीवेशन किस चीज़ का है। इसके अलावा आगे है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्कोप। तो इसको भी MCQs के तौर पे आपने सिर्फ अब्रीविएशन को याद रखना है कि WTO क्या होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बिज़नेस हो रहा होता है वो इसी के कवानीन के मुताबिक होता है। तो इसमें एक और चीज़ ये याद रख लीजिएगा, द WTO वाज इस्टेब्लिश इन 1995। तो ये 1995 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। उससे लेके अब तक तमाम जितने भी मामला ट्रेड के हो रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान, तो वो इसी के तहत होते हैं। और इसमें एक और चीज़ सिर्फ आपने ये याद रखनी है कि करंटली द WTO हैज़ 147 मेंबर। तो इसमें मेंबर्स की तादाद कितनी है, तो वो आप मेंशन कर देते हैं कि 147 मेंबर हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम मींस हाउ मच ईच इंडिविजुअल रिसीव इन मॉनेटरी टर्म्स। तो इसका मतलब ये होता है कि हर उस मुल्क का हर फर्द कितनी इनकम रिसीव कर रहा है। अब कितने अरसे के लिए ये होती है, पर ईयर के लिए होती है। ईच पर्सन अर्न इन कंट्री ऑफ अ ईयरली इनकम जनरेटेड इन कंट्री। तो किसी भी कंट्री के अंदर वो सालाना इनकम कितनी कमा रहा है, तो उसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम मालूम करने का फार्मूला होता है आपके पास टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर टोटल पॉपुलेशन। उस मुल्क की टोटल कितनी इनकम है और टोटल पॉपुलेशन पे आप डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आपके पास आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे आता है। इसके बाद ये है कि टूल्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की इकोनॉमी को पमैश करने के लिए, मेजर करने के लिए कौन से टूल्स हैं। तो वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द बेसिक ऑफ द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा के 3 कैटेगरीज उसने बना दी हैं। तो पहली है हाई इनकम कंट्री, दूसरी है मिडिल इनकम कंट्री और तीसरी है लोअर इनकम कंट्री। तो हायर इनकम कंट्री क्या होती है, दोज कंट्रीज वेयर पीपल आर अर्निंग $9,000। अगर 9,000 से ज़्यादा वो इनकम कमा रहे हैं तो वो उसमें चले जाते हैं। फिर उसके बाद है मिडिल इनकम कंट्री। तो उसमें ये होता है कि 765 से $9,000 के दरमियान कोई भी कंट्री अगर कमा रहा है तो उसको मिडिल इनकम कंट्री के अंदर चला जाएगा। तो लोअर इनकम कंट्री जो $765 के बिलो अगर कोई अपनी इनकम है उसकी, तो वो लोअर इनकम कंट्री के अंदर चला जाएगा। हमारा मुल्क पाकिस्तान मिडिल इनकम कंट्री के अंदर शुमार होता है। इसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस क्या है। ये MCQs के लिए अहम है। तो अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी तो वो सरप्लस में चला जाएगा, अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी तो वो डेफिसिट के अंदर चली जाती है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू टोटल रिसीव्ड इन टोटल पेमेंट। जो आपने टोटल रिसीव किया है
उसमें से जो टोटल अदायगी आपकी ने की है अगर वो माइनस की जाएंगी तो वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। तो इसमें ये देखा जाता है कि इफ़ रिसीव्ड आर ग्रेटर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ फेवरेबल। अगर आपकी अदायगियाँ जो हैं, आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल आ जाता है। अगर वो पेमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो दोज ऑर्गेनाइजेशन विच कंसीडर द होल कंट्री एज सिंगल मार्केट इज कॉल्ड अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी मुल्क के अंदर कोई भी एक ऐसा ब्रांड जो वाहिद हो और उस नाम का कोई भी ब्रांड ना हो तो उसको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें आगे देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें एक इंडिपेंडेंट एजेंट होता है, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर एन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। कोई भी एक ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट दोनों के लिए वर्क करता है तो उसको इंडिपेंडेंट एजेंट होता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड है, जो लाइसेंस याफ्ता होते हैं, अपॉइंटमेंट ली जाती है और लाइसेंस दिया जाता है, इजाज़तनामा दिए। इंडिपेंडेंट होता है ब्रांच ऑफिस, तो वो इंडिपेंडेंट होता है एक्सपोर्ट करने में भी और इंपोर्ट करने में। स्टडी अलाइंस होते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था आज का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।